मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो कि हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर चर्चा की है पिछली क्लासों के अंदर। आज उसी क्रम के अंदर हम बात करेंगे पंचायती राज की, स्थानीय स्वशासन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, जो कि हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन। अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों द्वारा जो शासन होता है, और इसका नाम है पंचायती राज भी इसको ही कहा जाता है। और आप कह सकते हो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसे ही कहा जाता है। विकेंद्रीकरण भी इसी को ही कहा जाता है। साथियों, गौर करना, स्थानीय स्वशासन अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, एक प्रकार से उसमें डिवाइड कर दिया जाए जनता के अंदर। तो आज हम उसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, या हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, या स्थानीय सरकार भी कह सकते हैं। इसे स्थानीय सरकार भी कह सकते हैं। गौर करना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्थानीय सरकार। साथियों, यहां पे बता देता हूं कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। भारत में कैसी है? त्रिस्तरीय सरकार है, और वो भी संवैधानिक है। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय सरकार और वो भी संवैधानिक है। संविधान में उल्लेख है तीनों ही सरकारों का। जैसे कि हम सबसे पहले कह सकते हैं संघ या केंद्र सरकार, जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका नाम रखा है संघ। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारतीय राज व्यवस्था को नए तरीके से, नए अपडेट के साथ A to Z देख रही हैं। भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों की ये बार बार डिमांड रही है कि सर हमें पंचायती राज टॉपिक बताओ, उसको समझाओ कि अच्छी प्रकार से हमारे समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। लोकल गवर्नमेंट जिसको हम कह सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो देखोगे, संघ या केंद्र सरकार जो संपूर्ण देश की एक ही होती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। हाँ जी, उसके बाद में दूसरी होती है जो कि राज्य सरकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग 6 में है, जिसका नाम रखा है राज्य। टाइटल बता रहा हूं मैं, राज्य सरकार। राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्यों में आपने देखा मुख्यमंत्रियों की होती है, वही होती है राज्य सरकार। वहीं आप देखोगे तीसरी होगी स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट अपने ही क्षेत्र में, जैसे कि भाग 9 में, तो इसका नाम रखा है, ध्यान देना, ग्राम पंचायतें। और वहीं आप देखोगे भाग 9 में इसका नाम रखा है नगर पालिकाएं। इस तरीके से जो कि संघ या केंद्र सरकार होगी भाग 5 में। अनुच्छेद आप देखोगे 52 से 151 तक, कुल 100 अनुच्छेदों में, और उसका नाम रखा है संघ। केवल संविधान में संघ नाम है भाग 5 का, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। उसके बाद में दूसरी है राज्य सरकार। राज्यों के अंदर जो सरकारें होंगी उन्हें कहा जाएगा राज्य सरकार। सेंटर गवर्नमेंट के बाद में कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट।
ये तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश की एक, जो वर्तमान में आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है। उसके बाद में राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्रियों की होती है, वो है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि भाग 6 में है। गौर करना साथियों, अनुच्छेद जो कि 152 से 153 से लेकर के, अनुच्छेद 153 से लेकर के 237 तक कुल 86 अनुच्छेदों में राज्य सरकार का उल्लेख है और संविधान में इसका टाइटल रखा है राज्य, स्टेट, ठीक है ना। प्रांतीय सरकार कह दो, राज्य सरकार कह दो, और उसके बाद में स्थानीय सरकार, जिसको हम नाम देते हैं पंचायती राज, इसका नाम हम क्या देते हैं, पंचायती राज। गौर करना, भाग 9 में जिसका नाम रखा है, ध्यान देना, पंचायतें, और भाग 9 क में रखा है नगर पालिकाएं, जो कि हम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो हमने ये अच्छी प्रकार से पढ़ ली प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में राज्य सरकार के भी तीनों अंग हमने कंप्लीट कर लिए। राज्य कार्यपालिका सबसे पहले देखी हमने, क्योंकि पहले उसी का उल्लेख है। फिर राज्य व्यवस्थापिका हमने देखी, और उसके बाद में राज्य न्यायपालिका हमने देखी, राज्य का उच्च न्यायालय, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्थानीय सरकार की, जो कि भाग 9 में पंचायतों के नाम से अनुच्छेद 243 के अंदर 16 अनुच्छेद बना रखे हैं, उसी के 243 के अंदर ही। गौर करना साथियों, 243 से 243 अण तक। उसके बाद में भाग 9 क में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। कहने का मतलब यही है कि ये शहरी निकाय है और ये ग्रामीण निकाय है, क्योंकि भारत में स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार का है, जो कि शहरी और ग्रामीण, ग्रामीण स्वशासन और शहरी। तो यहां पर भी अनुच्छेद 243 ही है, जो कि आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। 243 तय से लेकर के और यह 6 तक है, तो इसके बारे में आगे हम एक एक अनुच्छेद को क्लियर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आई बात समझ में, भारत में कितने स्तर की सरकार, 3 स्तर की सरकार है, जो कि एक संघ या केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है और तीसरी स्थानीय सरकार है। और आज हम उसी के ऊपर चर्चा कर रही हैं, स्थानीय सरकार के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे अच्छी प्रकार से सुनो, अंत तक वीडियो को देखो, क्लियर हो जाएगा कि स्थानीय स्वशासन भारत में किस तरीके से आया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ, ध्यान देना। सबसे पहले तो अर्थ, स्थानीय स्वशासन का अर्थ है अपने ही क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा जो स्वशासन किया जाता है उसे ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है, सामान्य जो उनकी स्थानीय समस्याएं होती है, उन समस्याओं का निदान किया जाता है, वहां पे उनके लिए प्रशासन किया जाता है, शासन चलाया जाता है। याद करो, जैसे कि आपके गांव में आपके ग्राम सरपंच का प्रशासन होता है, वही देखते हैं गांव के प्रशासन को। उसी प्रकार शहर या नगर के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष का होता है, तो वही होती है स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन। वैसे तो कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन बहुत ही पुराना विषय है, क्योंकि वेदों के अंदर भी, वैदिक साहित्यों में भी ग्रामीण स्वशासन का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में मौर्य काल में भी ग्रामीण स्वशासन था, ग्रामीण होता था गांव का प्रमुख या मुखिया। उसके बाद में कहते हैं कि दक्षिण भारत में जो चोल शासक आए थे, चोल वंश का जो शासन हुआ था ना, उस समय कहते कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो चुकी थी उस समय। लेकिन कहा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था, वो था 1882 में, 1882 में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, जो कि उस समय भारत के वाइसराय कह दो या भारत के गवर्नर जनरल कह दो,
जो कि कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी भारत में, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा, कहने का लो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला ही यहीं से शुरुआत करनी है हमें स्थानीय स्वशासन की। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है? आ रहा है समझ में? आज हमारा टॉपिक क्या है? स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। क्लियर हो गया ना? आ रही है ना बात समझ में साथियों? तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और इसीलिए तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भारत में। उसके बाद में कहते कि आजादी के बाद में के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने, जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तो के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को संपूर्ण भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नोट करना इस बात को, अति महत्वपूर्ण है। शुरू किया, ध्यान देना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये बहुत बार पूछा जाता है, गौर करना। कब? 2 अक्टूबर 1952 को के एम मुंशी समिति की सिफारिश में भारत में ये मानो कि ग्रामीण विकास करने के लिए, भारत में प्रशासनिक सुधार करने के लिए और सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन कहते हैं कि ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं प्यारे विद्यार्थियों कि सरकार की सभी योजनाएं सफल हो। कुछ योजनाएं आपने देखा होगा वर्तमान में भी असफल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण रहा हो। तो इसीलिए ये योजना भी असफल हो गई, ये कार्यक्रम। नोट करना इस बात को। कहा जाता है कि इस कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। ध्यान दो इस बात पे, जो कि गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, गौर करना। और ये बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष थे। एक बात नोट की क्या प्यारे विद्यार्थियों, कि भारत में जो भी समिति, जो भी आयोग, जो भी कमिश्नर बैठते हैं, लगभग उनके अध्यक्षों के नाम से ही उनका नाम होता है। जैसे कि बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष है ना, तो समिति का नाम भी क्या हो गया? बलवंत राय मेहता समिति हो गया। ये चीज नोट करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? वैसे तो कहा जाता है कि 56 में इसका गठन किया गया था समिति का, 57 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी जांच करके, और जबकि 58 में इसकी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया गया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेन याद रखना 57 है। कहने का मतलब है कि स्थानीय स्वशासन को प्रबल मजबूत करने के लिए इसके गठन किया गया था। जबकि कहा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए कि वो असफल क्यों हो रहा है, सफल क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था उसके पीछे। तो कहने का मतलब है कि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। नोट करना साथियों, इसने अपनी रिपोर्ट दी जो कि 24 नवंबर 1957 को बताते हैं, और कहा जाता है कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही, ध्यान देना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान
राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। ये बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इस लाइन में गौर करना साथियों अति महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया, कब किया और कहां किया। ये अति महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसे नोट कर लेना साथियों। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे, ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। श्री गणेश किया दीप प्रज्वलित करके ये मानो पंचायती राज की शुरुआत की थी, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर भारत में विकास चाहते हो तो पंचायती राज शुरू करना पड़ेगा। तब कहते कि केंद्र सरकार ने पंचायती राज शुरू किया था और राजस्थान पहला राज्य था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से सुनना। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहां पर बता रहा हूं, तो याद रखना राजस्थान भारत में पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य था। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, जबकि पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा थे, मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता थे और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन्हें नोट कर लेना कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू, राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, और उस समय जो कि पंचायती राज मंत्री कौन थे, नाथूराम मिर्धा, और मुख्य सचिव कौन थे, तो भगवंत सिंह मेहता। इन्हें जरूर तैयार कर लेना। इसके 9 दिन बाद याद रखना 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के शहाद नगर में फिर पंचायती राज का उद्घाटन, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग होगा। आपने योजनाओं को भी देखा होगा कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से उद्घाटन किया जाता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रभारी के द्वारा। तो उसी प्रकार गौर करना 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के शहाद नगर में फिर पंचायती राज का उद्घाटन किया नेहरू ने। ध्यान देना वहां पर भी नेहरू जाएंगे, जबकि आंध्र प्रदेश संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा, जबकि राजस्थान के तो कुछ ही क्षेत्र में उस समय पंचायती राज लागू किया गया था। ध्यान देना, जबकि आंध्र प्रदेश संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य होगा भारत का। तो गौर करना साथियों, केवल ये पूछे कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहां शुरुआत हुई, तब तो उत्तर आएगा राजस्थान। और जबकि संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तब उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक बार आरएस प्री 2012 में यह भी पूछा हुआ है कि पंचायती राज लागू करने वाले राज्य थे, युग्म दे दिए जाएंगे, तो उसमें याद रखना राजस्थान और आंध्र प्रदेश होगा। राजस्थान मध्य प्रदेश मत कर देना, राजस्थान गुजरात मत कर देना, राजस्थान उत्तर प्रदेश मत कर देना, राजस्थान आंध्र प्रदेश होगा। क्लियर है ना बात? आज पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े, आ गई ना बात समझ में। हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, पंचायती राज की।
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ये मानो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। इसीलिए तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, जबकि पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता होंगे, जबकि श्री गणेश पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे और आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को माना जाएगा, जबकि राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार भगवती चरण को माना जाता है। नेहरू ने कहा है कि जो स्थानीय स्वशासन है वो हमारे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। स्थानीय स्वशासन की जो भी संस्था है ना, वो प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है। साथियों गौर करो, क्योंकि राजनीति यहीं से शुरुआत होती है, स्थानीय स्वशासन से। पंच, सरपंच, फिर उसके बाद में विधायक, फिर एमपी, और उसके बाद में आप देखोगे जो कि मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री। इस तरीके से राजनीति की शुरुआत होती है। तो पहली सीढ़ी तो यही है, तभी तो इसे प्रथम पाठशाला कहा है नेहरू ने, स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज को। आज क्या बात समझ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस समय ही कहा जाता है कि 1959 में राजस्थान सरकार ने अपनी विधानसभा में जो कि पंचायत समिति और नगर पालिका अधिनियम ही पारित करवा दिया था। कब? 1959 में। उसके बाद में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए 1960 से लेकर के और 1980 20 वर्ष 2 दशक तक ये मानो कि पंचायती राज का संकट काल था। कोई ज्यादा गौर नहीं किया गया पंचायती राज पे 20 वर्षों तक। हाँ, इतना जरूर है कि कई राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकार ने संवैधानिक दर्जा देने और इसमें सुधार करने के लिए कई समितियों का गठन या स्थापना जरूर की, वो अति महत्वपूर्ण है। कई समितियां और आप कहोगे आयोग बनाए गए, जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने पे और उसके अंदर सुधार करने के लिए, चाहे वो संगठनात्मक हो, चाहे वित्तीय हो, चाहे प्रशासनिक हो, उसके लिए उन्होंने बहुत बार सिफारिशें की थी। जैसे कि सबसे पहले अच्छी प्रकार से सुनना, सादिक अली समिति जो राजस्थान की थी 1964। क्वेश्चन बहुत बार आता है, सादिक अली समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। और कहां की? राजस्थान की। मारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। तो यहां की बनी थी 1964 में, जो पंचायती राज के अध्ययन के लिए बनाई गई थी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति, ये भी राजस्थान की थी, जो कि प्रशासनिक वित्तीय ढांचे में सुधार करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद में नंबर 3 जो कि अशोक मेहता समिति, ये अति महत्वपूर्ण है। अशोक मेहता समिति ये अति महत्वपूर्ण है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। इसीलिए तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। जबकि अशोक मेहता समिति 1977, जिन्होंने 2 स्तर की बात की थी कि पंचायती राज द्विस्तरीय होना चाहिए, एक तो जिला परिषद और दूसरी मंडल पंचायत, जबकि मध्यम स्तर की संस्था की बात नहीं की थी। साथियों आगे हम इसके बारे में और विस्तार से देखेंगे। लगभग 3-4 क्लासें होंगी पंचायती राज से जुड़ी हुई, क्योंकि किस तरीके से इसे संवैधानिक दर्जा मिलेगा, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा।
किस तरीके से ये भाग 9(9) में अनुच्छेदों में वर्णित हो जाएगी, संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। 73वें संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे, जो हर कंपटीशन में ये टॉपिक जरूर मिलता है। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य में अखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिले स्तर पर जिला परिषद। इसी प्रकार से शहरी या नगरीय स्वशासन जनसंख्या के आधार पे, जो कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनकी पूरी संरचना हम देखेंगे। साथियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज तो केवल हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी है कि पंचायती राज की शुरुआत कैसे हुई थी। अशोक मेहता समिति आ गई 1977 में, जिसने द्विस्तरीय मांग की थी, सिफारिश की थी। उसके बाद में आप देखोगे जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति कब? 1985 में, 1985 में बनती है, जो ये कहती है कि 4 स्तरीय होना चाहिए, पंचायती राज 4 स्तरीय होना चाहिए और इनका कार्यकाल 8 वर्ष होना चाहिए, जबकि वित्त आयोग की गठन या नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसी सिफारिशें की थी जीवीके राव। उसके बाद में आएगी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, जो कि 1986 में, जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पहली बार मांग करेगी। गौर करना। और उसी के आधार पे तो 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक आएगा। संसद में राजीव गांधी सरकार लेकर के आएगी, लेकिन कहा जाता है कि वो लोकसभा में तो पारित हो गए, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुए। 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार चली गई। और आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से सुनना कि कोई भी केंद्र सरकार का विधेयक लोकसभा में पारित होकर के राज्यसभा में चला जाता है और पीछे से सरकार चली जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। अगर राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर के लोकसभा में आता है और उस समय लोकसभा भंग हो जाती है, सरकार चली जाती है, तो भी उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नई सरकार उसके ऊपर विचार जरूर करेगी। आई क्या बात समझ में? पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी। 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक रद्द हो गया, लेकिन उसके अंदर विचार बहुत ही अच्छे थे। इसीलिए तो राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक माना जाता है। आगे ना बात समझ में क्लियर है ना साथियों। उसके बाद में BN गाडगिल समिति, PK थोंगन समिति, हरलाल खारवा समिति जो राजस्थान की थी, ये कई ऐसी महत्वपूर्ण समितियां बनी हैं साथियों, जो आगे मैं नोट्स के माध्यम से आपको बता दूंगा। गौर करना साथियों, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमें बोर्ड के ऊपर पढ़ाओ, कि हमें नोट से, ये मानो कि कॉपी पेन से हमें समझ में नहीं आता। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों का मिश्रण कर दिया है साथियों, जो कि पहले आपको बोर्ड पे समझा रहा हूं और अंत में आपको पेज के ऊपर नोटबुक के अंदर भी समझा दूंगा, जिससे आप नोट कर लेना। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। उसके बाद में जैसे ही 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक ये मानो रद्द हो गए, कैंसिल हो गए, तो उसके बाद में 1992 जो कि PV नरसिम्हा राव सरकार लेकर के आएगी 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक, और उसके पास होने के बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992-93 जो कि आगे की क्लास में हम उन्हें विस्तार से देखेंगे। 73वें का संबंध किससे और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे, किस तरीके से पारित हुए थे और उसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की थी, इसके ऊपर हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे साथियों। तो ध्यान दो, आज हमने शुरुआत की स्थानीय स्वशासन पंचायती राज की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र जो जनता का शासन है उसमें एक प्रकार से पार्टिसिपेट कर दो, कहने वाला जनता की भी भागीदारी कर दो। एक तो होता है केंद्रीकरण, जो कि पूरा केंद्र एक ही हो, क्योंकि हम कहेंगे संघ सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पूरे देश का प्रशासन कैसे होगा, गांव गलियों का पता कैसे चलेगा, इसलिए कहा कि इसको डिवाइड कर दो। इसीलिए तो इसका नाम है विकेंद्रीकरण, सत्ता का बंटवारा कर दो। और ये गांधी जी का बहुत बड़ा सपना भी था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए, पंचायतों का गठन होना चाहिए, जो उन्होंने अपने स्वराज के विचारों में बताया था। और उसी के आधार पे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 के अंदर आप देखोगे ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिए राज्यों को, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंदर गौर करना साथियों। और कहते हैं कि जैसे इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया तो ये मानो कि अनुच्छेद 40 को प्रयोगात्मक रूप मिल गया। जो ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए था वो गठन हो गया और वर्तमान में है। देख लो चाहिए, वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, जो कि केंद्र स्तर पर आप कहोगे केंद्र सरकार है, जो कि राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, जो कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट। इसे तो कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट और इसे कहेंगे लोकल गवर्नमेंट। आगे ना समझ में, तो इस तरीके से याद रखना। और भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर जो राज्य सूची है ना, वहां पे पंचायती राज को विषय दिया गया है। तो याद रखना, पंचायती राज किसका विषय है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, क्योंकि इसकी संस्थाओं के चुनाव का दायित्व है राज्य चुनाव आयुक्त का है साथियों। राज्य सरकार करेगी इस पे जो भी कार्य करेगी, ठीक है। तो क्लियर करना इस बात पे। तो आज हमने देखा स्थानीय सरकार अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है उसे कहा जाएगा स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का प्रशासन। और याद रखना, वैसे तो मैंने कहा था ना कि वैदिक साहित्यों में भी इसका उल्लेख है, मौर्य काल में भी उल्लेख मिलता है, और उसके बाद में चोल शासक हुए थे दक्षिण भारत में, वहां पर भी इसकी शुरुआत मिलती है। लेकिन भारत में सर्वप्रथम अगर शुरुआत मानी जाती है तो लॉर्ड रिपन से मानी जाती है। और स्थानीय स्वशासन का इसे जनक कहा जाता है। गौर करना, जनक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है। लॉर्ड रिपन, वैसे तो लॉर्ड मेयो ने भी 72 में वित्तीय संसाधनों का विकेंद्रीकरण कर दिया था, लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन होगा, ध्यान देना। जबकि पंचायती राज का जनक है वो होगा बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज कह दो चाहे, उसका जनक ये होगा, ध्यान देना। और आधुनिक अगर पूछे, आधुनिक पंचायती राज का जनक तो याद रखना राजीव गांधी होंगे। कौन होंगे, राजीव गांधी होंगे आधुनिक पंचायती राज के जनक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकलता है। और पंचायती राज का श्री गणेश किसने किया, तो नेहरू ने किया था, भारत के प्रधानमंत्री। आ रही है क्या बात समझ में कि पंचायती राज की पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं किस तरीके से शुरुआत हुई थी। और याद रखना, आजादी के बाद में 2 अक्टूबर 1952 को के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में, लेकिन ये असफल हो गया। और इसकी जांच के लिए कहते हैं कि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। और बलवंत राय मेहता याद रखना गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। वैसे मैंने कहा ना 56 में कहते कि गठन होता है, 57 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और 58 में इसकी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया गया था, ठीक है। तो इसने कहा था कि अगर भारत में विकास करना है तो पंचायती राज लाना होगा।
हमारे जिला परिषद, जिला कलेक्टर इनको वित्तीय संसाधन देने होंगे, ऐसी इसने सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, इसीलिए तो इसे पंचायती राज या त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक माना जाता है। क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले आगे। हाँ जी, आगे देखो, अति महत्वपूर्ण डेट, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, पेपर में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा साथियों। याद करो कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। ध्यान देना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, ध्यान देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ध्यान देना, ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। श्री गणेश किया दीप प्रज्वलित कर पंचायती राज की शुरुआत की थी। कहां? राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान पहला राज्य है भारत में पंचायती राज शुरू करने वाला। हाँ जी, आगे देखो, इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के शहादनगर में फिर पंचायती राज का उद्घाटन किया नेहरू ने। और याद रखना, आंध्र प्रदेश संपूर्ण राज्य में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से और संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला आंध्र प्रदेश। और अगर युगम पूछे तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में कई समितियां बनी थी, उन समितियों से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आगे हम देखेंगे। अब देखो, नोट्स के अंदर अति महत्वपूर्ण बातें और इन्हें नोट कर लेना। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं। वैसे आपने श्याम पट पर देख लिया कि किस तरीके से स्थानीय स्वशासन पंचायती राज की भारत में शुरुआत हुई थी। जहां तक मेरे को विश्वास है आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, समझ में नहीं आया हो तो इस नोट के माध्यम से आप अच्छी तरीके से और समझ सकते हो। इन नोट्सों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायती राज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थानीय सरकार पंचायती राज, जिसका नाम है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ। स्थानीय लोगों द्वारा अपने ही क्षेत्र में स्वशासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। मैंने कहा था ना कि अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है उसे स्वशासन कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। इस बात को नोट कर लेना कि स्थानीय स्तर की समस्याएं होती है, उन्हें स्थानीय लोग ही ये मानो समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए स्थानीय सरकार बनाई गई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया भारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो, स्थानीय शासन की सर्वप्रथम शुरुआत दक्षिण भारत में चोल शासन काल में हुई थी। वैसे वैदिक काल में भी ग्रामीण स्वशासन था, ऐसा माना जाता है। मैंने कहा ना, वैदिक साहित्यों में भी इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद में मौर्य काल में भी बताते हैं कि ग्रामीण शासन था। तो कहने का मतलब बहुत प्राचीन रहा है स्थानीय स्वशासन। उसके बाद में देखो, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना या गठन हम कह सकते हैं 1882, अति महत्वपूर्ण है। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि पहली बार शुरुआत इन्होंने ही की थी। उसके बाद में आजादी के बाद के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए केंद्र सरकार द्वारा, जो कि नेहरू सरकार थी उस समय। गौर करना साथियों, अब तो समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर है, कोई शिकायत नहीं होगी। अब तो छोटे लिखने की मान लो, या आप कहोगे कि स्पष्ट नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है ना? देखो कुछ प्यारे विद्यार्थी तो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं मेरी बात पे। हाँ आगे देखो, यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। याद रखना, यह कार्यक्रम या ये योजना सफल नहीं हुई थी, इस बात को भी नोट कर लेना।
उसके बाद में 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का श्री गणेश कहने का मतलब शुरुआत हुई थी। ध्यान देना साथियों, उस समिति की सिफारिश पर ही सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के शहाद नगर में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नोट याद रखना, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य तो राजस्थान होगा। पहला राज्य तो कौन सा होगा? राजस्थान होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल होंगे गुरुमुख निहाल सिंह, पंचायती राज मंत्री होंगे नाथूराम मिर्धा। पंचायती राज मंत्री कौन होंगे? नाथूराम मिर्धा होंगे और मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता होंगे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इन बातों को नोट कर लेना। जबकि संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना था। क्लियर है ना साथियों? आ रही ना बात समझ में? पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सर, आज तो एकदम अच्छी तरीके से, क्योंकि आज हम श्याम पटके द्वारा बोर्ड पे भी पढ़ा और अब हम नोट्स के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया ना? तैयार हो रहा है ना ये टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों? बता दो एक बार। हाँ साथियों, उसके बाद में देखो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, इन लाइनों को तैयार कर लेना। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज का जनक, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नोट करना इस बात को। भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को माना जाता है। भारत में पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू था। राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार भगवती चरण को माना जाता है। ये बात भी नोट कर लेना। नेहरू ने पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला का है। याद रखना, स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं है ना, वो प्रजातंत्र में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती है। प्रजातंत्र में रीढ़ की हड्डी है स्थानीय स्वशासन। इसको भी याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के इसे तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद में देखो 1960 से 1980 तक 20 वर्ष, 2 दशक तक का काल पंचायती राज का संकट काल कहलाता है। भारत में पंचायती राज में सुधार करने तथा संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए समय समय पर कई समितियां बनाई गई थी, जैसे कि ये अति महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर नोट कर लेना। जो कि नंबर 1 सादिक अली समिति 1964 में राजस्थान में पंचायती राज के अध्ययन हेतु गठित की गई थी। याद रखना, सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज से है, न कि अल्पसंख्यक मत कर देना कि मुस्लिम अल्पसंख्यक से संबंधित है। ना जी ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। उसके बाद में नंबर 2 गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, जो कि संगठनात्मक, वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्याओं को उजागर किया। ये भी राजस्थान की थी। ये बात भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 3 अशोक मेहता समिति 1977, पंचायती राज को द्विस्तरीय हो इसकी सिफारिश की थी, लेकिन लागू नहीं की इसकी सिफारिशों को। जरूरी नहीं कि समितियों ने जो सिफारिश की उनको लागू किया जाए। इसमें नंबर 1 रखा जिला परिषद और दूसरी रखी मंडल पंचायत। मध्यम स्तर की बात नहीं की थी। अशोक मेहता समिति 1977। बहुत बार तो समितियों के नाम और उनके ईयर पूछ लिए जाते हैं, या फिर इनका संबंध किससे, या फिर इन्होंने किसकी सिफारिश की थी। ये बात नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 4 GV राव समिति 1985, पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरीय हो। 4 स्तरीय की बात की थी और है वर्तमान में पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 4 स्तरीय भी है। ध्यान रखना, कई 2 स्तरीय, कई जगह 3 स्तरीय। उसके बाद में देखो
कार्यकाल 8 वर्षों ऐसा इसने कहा था, और राज्य वित्त आयोग बने गठन हो इसके लिए भी सिफारिश की थी, और बना हुआ है देख लो वर्तमान में। उसके बाद में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता व संरक्षण, पहली बार मांग इसी में की थी। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति राजीव गांधी सरकार ने गठित की थी 1986 में, और पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण देने की बात इसी ने की थी। गौर करना साथियों, और इसकी सिफारिश पर ही 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक आया था राजीव गांधी सरकार के द्वारा। अति महत्वपूर्ण बात है, इसे जरूर नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े, आ रही है ना बात समझ में, ठीक है ना। पंचायती राज टॉपिक हमने शुरू किया है, जो कि लगभग 3 या 4 क्लासों के अंदर कंप्लीट होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि पंचायती राज टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मानो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस अपने आप पे विश्वास रखो साथियों। उसके बाद में देखो आगे पीके थुंगन समिति 1988, जो कि प्रशासनिक व राजनीतिक सुझाव दिए थे इसने भी। उसके बाद में 7 नंबर है बीएन गाडगिल समिति 1989, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। वर्तमान का आधार यही है, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं ना त्रिस्तरीय पंचायती राज, उसका आधार क्या है, किसकी रूपरेखा है, तो याद रखना बीएन गाडगिल समिति की रूपरेखा है। इस बात को भी नोट कर लेना। उसके बाद में 8 नंबर हरलाल सिंह खरवा समिति 1990, जिला परिषद व ग्रामीण विकास अभिकरण के विलय की अनुशंसा की थी, ये भी राजस्थान के। नोट की क्या आपने बात, सादिक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति और हरलाल सिंह खरवा, ये तीनों समितियां राजस्थान सरकार के द्वारा गठित की गई थी। इस बात को नोट कर लेना। वैसे तो कहते कि 2009 में गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में कटारिया समिति भी बनाई गई थी, पंचायती राज से ही संबंधित है। हाँ साथियों, आगे देखो, अति महत्वपूर्ण बात है, इन सभी समितियों का संबंध पंचायती राज से है, ये बात नोट कर लेना। इन सभी समितियों का संबंध किससे है, किससे है, किससे है, पंचायती राज से है, स्थानीय स्वशासन से है। इस बात को नोट करना अति महत्वपूर्ण है साथियों, जो कि याद रखना 15 मई 1989 में तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था के अधिक विकास तथा संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 लोकसभा में प्रस्तुत कर पास करवाया। लोकसभा में तो वो पारित हो गया, पास हो गया, परंतु राज्यसभा में ये पास नहीं हो सका क्योंकि सरकार चली गई थी। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी, एक बार पुनः सुन लो कि अगर कोई भी विधेयक लोकसभा में सरकार लेकर आती है और वह लोकसभा में अगर पारित हो जाता है और उसके बाद में राज्यसभा में चला जाता है और पीछे से लोकसभा भंग हो जाए, सरकार चली जाए, सरकार भंग हो जाए, तो उस स्थिति में वह विधेयक भी रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस बात को नोट करना। लेकिन कोई विधेयक राज्यसभा से पारित होकर के लोकसभा में आ गया और उस समय लोकसभा भंग हो गई या सरकार चली गई, सरकार भंग हो गई, उस स्थिति में उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर नई सरकार, नई लोकसभा जो गठित होगी वो भी विचार करेगी, क्योंकि वह लोकसभा में रहेगा विधेयक। आई क्या बात समझ में, क्लियर है? तो याद रखना इस बात को। फिर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें संशोधन कर 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लेके आई थी। जो 64वां और 65वां था ना, उसी का ही नाम परिवर्तन कर दिया गया था। नाथुराम मिर्धा की अध्यक्षता में प्रवर समिति बनाई गई थी और उसकी सिफारिश पर कहते कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाए गए थे और वो दोनों पारित होने के बाद पंचायती राज को ये मानो संवैधानिक दर्जा मिल गया। और वर्तमान में आप देख रहे हो भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, जो आपने अच्छी प्रकार से समझी होगी। पहली हमारी केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ध्यान नरेंद्र मोदी की। दूसरी हमारी राज्य सरकार राज्य स्तर पर, जो कि राजस्थान में अशोक गहलोत की कह सकते हैं हम, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हम कह सकते हैं। उसी प्रकार आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की हम कह सकते हैं, गुजरात के अंदर विजय रूपाणी की हम कह सकते हैं, पंजाब के अंदर कैप्टन
कैप्टन अमरिंदर सिंह की हम कह सकते हैं, वहीं हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की हम कह सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से होती है राज्य सरकार, और उसके बाद में तीसरी होती है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज नाम देते हैं। तो साथियों ये था आपके सामने स्थानीय स्वशासन पंचायती राज की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में आज मैंने विस्तार से बताया है। अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस तरीके से प्राप्त हुआ था, और अनुच्छेद 243 को विस्तार से देखेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज किस तरीके से ग्रामीण स्वशासन है और किस तरीके से शहरी या नगरीय स्वशासन है। ठीक है साथियों, आ गई होगी सारी बातें आपको समझ में, इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। तो अब मैं यहीं पे अपनी इस क्लास को विराम देता हूं और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये मानो कि अपने लिए और अपनों के लिए हमेशा खुश रहो साथियों। जय हिंद, जय भारत।